बच्चों फिर से आ चुका है तुम्हारा सुपर मास्टर वापस माय क्लासरूम चैनल पे। अब जल्दी जल्दी फटाफट जिस लोगों ने ये वीडियो देखना शुरू किया है जल्दी से माय क्लासरूम चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियो को लाइक कर दो। और उसके बाद की जर्नी तो अपन पता ही करने वाले हैं कंप्लीट एडियोमेट्री की। एडियोमेट्री के अंदर हमने आपको बहुत ही बेसिक्स जो दो बातें होती है जहां पे मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो डाउट्स क्लियर कर दिए थे कि व्हाट इज गे-लुसैक्स लॉ एंड व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, राइट। और कैसे ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बताया था कि स्टोइकियोमेट्री के बिहाफ पे आप चाहें तो वॉल्यूम्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, आप उसका पूरा का पूरा रिएक्शन, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन, अगर आपको दो लॉज पता हैं तो। और अगर जब मैं एग्जांपल कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, तो श्योर आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए एडियोमेट्री थ्योरी में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं कि एडियोमेट्री पढ़ने के लिए और क्या हमें जानना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, बच्चे बिना वो सब बातें जाने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फिर जाके बोलते हैं सर मेरे से एडियोमेट्री नहीं हो रहा है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा उसके बाद ताकि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे तुरंत में सॉल्व होना शुरू करे। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। बच्चा हाउ इज द जोश, आई होप बहुत हाई होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो और शुरू करते हैं क्लास आज का। अब यहां पर मैंने जो ये वाला स्लाइड यूज किया है बहुत ही यूनिक है, आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसा स्लाइड। तो वैसे केस में मैंने एक जगह पे सारे के सारे गैस को रख दिया है जहां पर हम पढ़ रहे होंगे कौन किसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। आपको पता होगा कि सरफेस फिनोमिना होता है एब्जॉर्प्शन, जो आपको पढ़ना होता है क्लास 12th में जाके, लेकिन अभी इसका यूज यहां पर है, दैट इज वाई मैं उसका यूज कर रहा हूंगा। आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कुछ बातें क्या हैं वो समझते हैं। तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा एब्जॉर्बेंट और दूसरा होता है गैस जो कि एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट वो सरफेस है, वो पर्टिकुलर मटेरियल का सरफेस है जहां पर पर्टिकुलर गैस एब्जॉर्ब हो रही होगी। और याद रखना बच्चा, ये जो एब्जॉर्प्शन फेनोमेना है ये बहुत ही सेलेक्टिव होता है, मतलब ये सब पे सब गैस नहीं चिपकते, कुछ ही गैस कुछ ही सब्सटेंस पे जाकर चिपकना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कभी भी कोई नोबल गैस चिपकाना है किसी जगह पर, तो वैसे केस में हम लोग कोकोनट का चारकोल यूज करते हैं। सिमिलर फैशन में यहां पर हमारे पास जो गैसेस हैं उसके लिए हम ये सारे एब्जॉर्बेंट को यूज कर रहे होंगे। एब्जॉर्बेंट क्या है, वो सरफेस है एब्जॉर्ब, और जो एब्जॉर्ब हो रखा है, राइट, वो यहां पर तुम्हारे सामने में लिख रखा है बेटा। सबसे पहला है टर्पिटाइन ऑयल। यहां पर अगर आप कभी भी O3 पास करते हो तो टर्पिटाइन ऑयल ऐसा ऑयल है जो क्या करता है, O3 को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। और ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो फॉर श्योर ये बात ध्यान रखेंगे। ऑल्दो तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली हाइड्रोकार्बन से होगा, और लाइकवाइज हो सकता है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, कार्बन का ऑक्साइड होगा, सल्फर का ऑक्साइड होगा, हेलोजन हो सकता है। तो इस कारण से उतना भी ज्यादा O3 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए तो जानने के लिए जरूरी है। हो सकता है इसी टेबल में से एक क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट ईयर, ये कौन सा ऐसा एब्जॉर्बेंट है जो पर्टिकुलरली O3 को एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर इज टर्पिटाइन ऑयल। देन वी हैव द एल्केलाइन पैरेलल सॉल्यूशन। ये क्या करता है, ये O2 को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो NO को एब्जॉर्ब करता है। हीटेड मैग्नीशियम जो होता है वो N2 को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हीटेड पैलेडियम जो होता है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। इनफैक्ट तुमने देखा भी होगा जब कभी भी आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पे पैलेडियम ऐड करते हैं इन द रिएक्शन एज ए कैटलिस्ट, और फिर उसके बाद हीट भी देते हैं, जस्ट बिकॉज आपको अगर पैलेडियम रहेगा वहां पर तो हाइड्रोजन सरफेस पे जाके स्टिक कर जाएगा और रिएक्शन करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ाई करते हो तो यू नीड अ स्पेस, यू नीड समवेयर टू सिट, राइट। तो आप एक जगह पे बैठते हैं फिर आप पढ़ाई करते हैं, वैसे ही रिएक्टेंट्स भी कहीं पे सरफेस पे बैठते हैं पहले और उसके बाद जब रिएक्शन देते हैं तो कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव यील्ड मिलता है हमें। इस कारण से ये एब्जॉर्बेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये तुम्हें ये सारे गैसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे जो लिखा हुआ है, ये इन सारे गैसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और मैं अगर बात करूं अगला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये तुमको हीट आपको हेल्प करता है H2S PH3 ASH3 को एब्जॉर्ब करने में। मतलब ये सारे के सारे हाइड्राइड जो ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 14 वाले हैं
ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15 वाले हैं, ये हाइड्राइड्स होते हैं। ये सारे हाइड्राइड्स तुम्हारे कहां जाते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर एब्जॉर्ब होने जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लूं तो आपको H2O एब्जॉर्ब होता है। इनफैक्ट मॉइस्चर या फिर अमोनिया, आपने देखा होगा जब कभी भी किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो वो क्या करता है? वो चेहरे के मॉइस्चर को खींच लेता है, जला देता है चेहरा। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट, बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्बेंट माना जाता है। वो खींच लेता है पानी मॉइस्चर को और डिहाइड्रेट कर देता है आपके स्किन को, और फाइनली बर्निंग हो जाती है, राइट। सिमिलर फैशन में अगर मैं NaOH और KOH को सोल्यूशन को लूंगा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड NO2, SO2, H2 और एसिडिक ऑक्साइड्स जितने भी हैं आपके पास, ये सब के सब यहां एब्जॉर्ब हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ इसका बेसिक नेचर ऑफ दिस, राइट। तो अगर अपन बात करें यहां पर कि सर ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने मिलेगा वो ये वाला होगा यूरियोमेट्री के अंदर। सो NaOH और KOH जो है वो CO2 को भी एब्जॉर्ब करता है, और आपको पता होगा जब कभी भी आप जब कभी भी बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं कार्बन के या हाइड्रोकार्बन के, तो वहां पर जो आपके पास एब्जॉर्बेंट के तौर पे अपन यूज करेंगे वो यूज करेंगे NaOH और KOH। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो वहां भी यूज करेंगे NaOH और KOH। सिमिलरली नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको पता है एसिडिक नेचर का होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जो कि इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और सिमिलर फैशन में यहां पर जो H2 लिखा हुआ है बेटा, ये हेलोजन है, और हेलोजन को भी हम इन सरफेसेस पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो मतलब समझ में आ गया कि बेसिकली ये सारे एब्जॉर्बेंट हमें याद रखने पड़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये दो है, एक कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और दूसरा है ये वाला। इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को तो आपको पता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपन यूज भी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जहां पर आप डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कर रहे होते हैं थ्रू एलिमिनेशन प्रोसेस, राइट। तो ऐसे केस में भाई साहब ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि इनका क्या काम है। अब अगर ये वाली बातें याद हैं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो प्लीज अपने जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे जाके सामने में इसको स्टिक कर दीजिएगा। एडियोमेट्री के प्रॉब्लम्स में ये बहुत आपका हेल्प करेगा। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद स्लोली आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट वी हैव दी क्या करना और क्या पढ़ना चाहिए इसके अंदर बिफोर स्टार्टिंग दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आप बर्निंग कर रहे हैं, राइट, गैसियस मिक्सचर उससे फॉर्म हो रहा है या रिएक्शन कर रहे हैं जहां पे गैसियस मिक्सचर इल्ड हो रहा है, तो वैसे केस में वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। कब क्या होगा यह भी समझ में आना चाहिए। अगर अपन यहां बात करें तो भाई साहब A मोल ऑफ कैपिटल A प्लस B मोल ऑफ कैपिटल B गिव C मोल ऑफ कैपिटल C प्लस D मोल ऑफ कैपिटल D। अब यहां पर सारे के सारे गैसियस हैं। अगर आप ठीक से देखो यहां पर, तो यहां पे सारे के सारे गैसियस है बेटा। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, राइट। मतलब रिएक्टेंट साइड में भी सारे गैस हैं और प्रोडक्ट साइड में भी सारे गैस हैं। तो वैसे केस में अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या होता है? तो डेल्टा Ng होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। मतलब कितना चेंज हुआ तुम्हारे नंबर ऑफ मोल में, उसको हम लोग निकालते हैं, डेल्टा Ng से डिनोट करते हैं। और यहां पर G सिंबल जो है तुम्हारा, G सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है गैस को, और डेल्टा N रिप्रेजेंट करता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को। तो अगर अपन बात करें इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन होता है बेटा नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और अगर अपन यहां बात करें सर गैसियस प्रोडक्ट में कौन कौन से मोल इन्वॉल्व हैं, तो मैं बोलूंगा C मोल ऑफ C इन्वॉल्व है, D मोल ऑफ D इन्वॉल्व है, और ये हो गया तुम्हारा गैसियस का रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो यहां पर A मोल ऑफ A इन्वॉल्व है एंड B मोल ऑफ B इन्वॉल्व है। तो मतलब हो गया कि प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में A प्लस B नंबर ऑफ मोल है। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड में क्या है, तो मैं बोलूंगा A प्लस B in this reaction and what is the number of mole in the product side, तो I'll say C plus D, right। और ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल बैलेंस स्टोइकियोमेट्री है, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, तभी आप डेल्टा Ng निकाल सकते हैं। ये बात भी कान खोल के सुन लो। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है रिएक्शन, तो एडियोमेट्री के प्रॉब्लम करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए भी उसका भी एक टूल है। वो टूल क्या है वो अगली स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं। तो डेल्टा Ng निकालना बहुत जरूरी है, बिना उसके निकाले आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगी, राइट। तो वैसे केस में हमें अच्छे से अप्रोच करने के लिए डेल्टा Ng का डेफिनेशन, और डेल्टा Ng होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। अब डेल्टा एनजी का सिग्निफिकेंस क्या है सर? तो अगर डेल्टा एनजी मोर देन 0 हो रहा है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं। तो वैसे केस में अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो 100% इस तरफ ज्यादा आपको मिला होगा, इस तरफ कम रहा था पहले, तो वैसे केस में वॉल्यूम एक्सपैंड कर गई। क्योंकि नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ रहे हैं, तो एवोगैड्रो ने बोला क्या नंबर ऑफ मोल जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। तो वैसे केस में अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं तो 100% जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन के बाद वॉल्यूम एक्सपैंड हो गई, एंड दैट इज व्हाई वी से एक्सपेंशन अकर, राइट। अगर डेल्टा एनजी मोर देन 0 है, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि एन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है एन ऑफ रिएक्टेंट से, और इस कारण से ये मोर देन 0 हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर मैं यहां पर एनपी माइनस एनआर करूं तो यही तुम्हारा डेल्टा एनजी है, और ये तुम्हारा वैल्यू मोर देन 0 आ रहा है। तो मतलब समझ में आ गया, एनआर अगर तुम्हारा एनपी ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट तुम्हारा ज्यादा है, तो वैसे केस में 100% रिएक्शन के बाद चीजें ज्यादा बन गई। ज्यादा बनने का मतलब है ज्यादा वॉल्यूम हो गया, अगर ज्यादा वॉल्यूम हो गया तो एक्सपेंशन हो गया, सिंपल शॉर्ट। उसके बाद अगर डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है, मतलब जितने रिएक्टेंट थे उतने ही प्रोडक्ट बने हैं, तो वैसे केस में मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब यहां पर ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और ना ही एक्सपेंशन हुआ है, बिल्कुल फिक्स वॉल्यूम पहले भी था और फिक्स वॉल्यूम अभी भी है। और अगर मैं बोलूंगा डेल्टा एनजी लेस देन 0 का क्या मतलब है? तो डेल्टा एनजी लेस देन 0 का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में ज्यादा तुम्हारे पास वॉल्यूम था एंड प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम कम हो चुका है, इस कारण से डेल्टा एनजी लेस देन 0 है। अब आप ही सोचो, रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ मोल कम हो गए, मतलब वॉल्यूम तुम्हारा कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम हो गया मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर द कॉन्ट्रैक्शन विल अकर। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एकदम लॉजिकल है, और इनफैक्ट दिस डेल्टा एनजी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है, नॉट ओनली हियर इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ योर थर्मोडायनामिक्स, राइट। वहां पर भी डेल्टा एनजी की वैल्यूज अपन निकालते हैं फॉर्मूला यूज करने के लिए, जहां पर अपन हम हीट इंथैल्पीज वगैरह निकाल रहे होते हैं, राइट। तो यहां पर डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 मतलब हो गया कि जो एन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है तुम्हारा? ज्यादा है एन ऑफ प्रोडक्ट से, मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से, बिकॉज हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर वो आइडियल गैस है और टेम्परेचर प्रेशर तुम्हारे कांस्टेंट तुमने मेंटेन कर रखे हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चा आराम से अपन ये बातें समझ सकते हैं। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे, बिना एजम्पशन के आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम हॉल में अगर सोचोगे कि मेरे को वहां पर सपने में एजम्पशन आ जाएगा, भगवान आएंगे कि बेटा ये तेरा एजम्पशन है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एजम्पशंस अभी से दिमाग में रखने पड़ेंगे अगर एडियोमेट्रिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो वैसे कर में पहला एजम्पशन क्या है कि ऑल गैसेस आर एज्यूम टू बी आइडियल। आप अपने मन से यहां वहां की बातें ना करेंगे, आप ये समझेंगे कि भाई साहब जितने भी तुम्हारे पास गैसेस हैं ये सब के सब आइडियल हैं, रियल सोच के काम नहीं करेंगे। दूसरा बोलेगा कि नाइट्रोजन गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन विल नॉट रिएक्ट इन एनी केस। अगर नाइट्रोजन गैस फॉर्म हुआ है और या फिर नाइट्रोजन गैस तुमने रिएक्शन में लिया है, तो वैसे केस में दोनों केस में आपको नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करेगा, ये एज्यूम करके चलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस कारण से वो ऑलमोस्ट इनर्ट बिहेव करता है और सिंपल टेम्परेचर पे वो सिंपल बर्निंग नहीं देता। इस कारण से अनटिल अनलेस उसने ना बोला हो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने हैं, तब तक आपको उसको रिएक्ट नहीं कराना है, राइट। और लास्ट बात बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब मान लो प्रोडक्ट के तौर पे या रिएक्टेंट के तौर पे लेट्स सपोज हमारे पास लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है, तो लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम को ऑलमोस्ट इग्नोर करके चलेंगे आप और गैस के वॉल्यूम को ही आप अपना नेट वॉल्यूम मान के चलेंगे उस पर्टिकुलर मिक्सचर का। ये तीन एजम्पशंस आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे बेटा। अब ये एजम्पशन सपने में नहीं आएंगे तुम्हारे, इनफैक्ट पहला और लास्ट वाला तो मे भी आ जाए, बट बीच वाला एजम्पशन तुम्हारे सपने में नहीं आएगा और ये हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन में यूज करेंगे, राइट। ये हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे सॉल्व करते दौरान। नेक्स्ट बच्चा, आपके पास मैंने जस्ट बताया केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ बिना स्टोइकियोमेट्री के आप एडियोमेट्री को सोच भी नहीं सकते। इस कारण से बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बैलेंसिंग सिंपल रिएक्शंस का तो कोई भी बच्चा कर सकता है, राइट। वी हैव मेनी मेथड्स, इनफैक्ट वी हैव हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोकार्बन,
when it comes to any carbon compound which contains oxygen, right? When it comes to any carbon compound which contains nitrogen, तो वैसे केस में क्या होता है, इन जनरल हम गलती करके आ जाते हैं, यहां पर नाइट्रोजन है बेटा, ये NZ कर लीजिए, यहां पर नाइट्रोजन है, तो हम इन जनरल गलती क्या करके आते हैं, हम ये गलती कर देते हैं कि भाई साहब यहां पर बैलेंसिंग तो हम कर लेंगे एग्जाम में आराम जाके, क्योंकि हम तो भाई सुपरस्टार हैं, भाई सुपरस्टार होंगे आप, बिल्कुल हैं आप सुपरस्टार, लेकिन हमारे पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, टाइम लिमिट है भाई, इस कारण से आपके पास 10 मिनट नहीं है रिएक्शन करने के लिए, राइट? तो वैसे केस में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप बहुत ज्यादा माथा पिची नहीं करेंगे, सिंपल ये फॉर्मूलाज दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन खट से सॉल्व हो जाएगा। मैंने पहला वाला इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज अब पहले वाले के साथ मैं दूसरा वाला रिलेट करूंगा और दूसरे वाला तीसरा वाला रिलेट करूंगा। तो पहले वाला क्या फॉर्मूला है, तो पहला वाला फॉर्मूला है कोई हाइड्रोकार्बन ले लो, तो CXHY ले लिया, एनी हाइड्रोकार्बन, रैंडम हाइड्रोकार्बन, यहां पर कार्बन की अगर X की वैल्यू डालोगे तो कार्बन की एटॉमिसिटी आएगी, अगर Y की वैल्यू डालोगे तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी आएगी, और जब इन दोनों की एटॉमिसिटी आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो कौन सा हाइड्रोकार्बन था। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मान लो 1 है, हाइड्रोजन मान लो 4 है, तो मतलब CH4 हो गया, अगर कार्बन मान लो 6 है, हाइड्रोजन मान लो 6 है, तो मतलब वो बेंजीन हो गया, राइट? तो वैसे केस में अगर ये कंबशन करते हैं तो ये कंबशन करने के बाद आप इसको बैलेंस करना चाहोगे, इट विल फॉर श्योर टेक योर 2 to 3 मिनट्स, अगर आप सिंपल हिट एंड ट्रायल से बैलेंसिंग करते हैं तो, और ये 2 से 3 मिनट आपको अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो वैसे केस में हमारे पास कुछ तरीके होने चाहिए, और तरीके क्या है बच्चा, तो तरीके ये हैं कि हम इसको x + y/4 कर देंगे। अब ये y/4 में जो 4 डिवाइड किया मैंने, ये ओवरऑल डिवाइड नहीं है, बस ये y को डिवाइड करना है इसमें, राइट? और यहां पर अपन x लिख देंगे और यहां पर अपन y/2 लिख देंगे, तो आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 मिनट में कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, लेट सपोज मैंने बोला CH4 है, अब यहां पर CH4 में कार्बन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 4 है, मतलब X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू 4 है, तो 4/4 गिव्स O2 प्लस O2 गिव्स XCO2 मतलब 1 CO2 और प्लस Y/2 H2O मतलब 4/2 H2O, और ये रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस हो चुका है बच्चा, आप जाके चेक कर लो, बिल्कुल ये रिएक्शन बैलेंस है, 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहां पर 1 आ गया, 1 + 1 2 हो गया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स क्या बच्चा, CO2 प्लस 2 H2O। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना लल्लू क्वेश्चन आपने ले लिया, आपने कोई टफ क्वेश्चन नहीं लिया। बेटा टफ क्वेश्चन आप लेके देखो, सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, सारे के सारे बैलेंसिंग तुमसे हो जाएंगे, चाहे तुम कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन लो, अगर तुमने ये फॉर्मूला यूज किया है तो 100% सही बैलेंसिंग आएगी। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो क्या करेंगे, तो वैसे केस में अगर मान लो X इज द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, Y इज फॉर हाइड्रोजन एंड Z इज फॉर ऑक्सीजन, तो वैसे केस में जो O2 रिएक्ट करेगा कंबशन के दौरान, राइट, वो क्या होगा, तो X + Y/4 - Z/2 करेंगे तो अपना O2 आ जाएगा, और इसके बाद XCO2 एंड Y/2 H2O, मतलब सिमिलर ही है, बस एक एक्स्ट्रा लगा देना है -Z/2, राइट? सिमिलर ही है, बस एक एक्स्ट्रा लगा देना है, क्या, Z/2 माइनस का, किसमें, ऑक्सीजन में। इतना बस करेंगे आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। सर आपने यही पर्टिकुलर रिएक्शंस क्यों लिए, तो बेटा याद रखना, तुम्हारा जो ये एडियोमेट्री अपन पढ़ते हैं, राइट, ये इन जनरल हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स के लिए ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो, चाहे तुम्हारा कोई भी इफिशियंसी चेक हो, राइट, इन जगहों पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम गैसोलिन्स को जला रहे होते हैं, हम बर्न कर रहे होते हैं, इनफैक्ट पेट्रोल, डीजल, एवरीथिंग इज व्हाट, इज ऑल हाइड्रोकार्बन, और वहां पर इफिशियंसी काफी मैटर करता है कि कितना ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, कितने हीट प्रोड्यूस होंगे, इन सब बातों का हम लोग वहां एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो वैसे केस में हाइड्रोकार्बन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप फर्दर फ्यूचर में पढ़ोगे, जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे भी आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान भी आपको यही रिएक्शंस वहां पे रिपीट हो रहे होंगे। इनफैक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी आपको ये रिएक्शंस रिपीट करवा रहे होंगे कंबशन के अंदर, राइट? तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो याद रखना बेटा, ये अगर याद है तो बाकी रिएक्शंस तो आपको ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो रिएक्शंस आसान होते हैं बैलेंस करने में, हीट एंड ट्रायल के थ्रू भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये 3 लिए हैं। यहां पे टाइम सबसे ज्यादा लगता है क्योंकि यहां पे बहुत तरह के एटम्स इन्वॉल्व हैं, और वैसे केस में बैलेंस ही करना कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यहां पर अगर मान लो हमारे पास
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो क्या करेंगे, तो NZ कर दिया। अब यहां पे और यहां पे सेम फॉर्मूला देखो, x प्लस वाई बाई फोर, एक्स प्लस वाई बाई फोर, सब कुछ सेम है। यहां भी 1, यहां भी 1, यहां पर देखो XCO2 एकदम सेम है। बस यहां पर y/2h2 y/2h2 एकदम सेम है। बस यहां पर एक एक्स्ट्रा आता है, वो क्या है, Z/2N2। ये एक्स्ट्रा लगा देंगे, आपका ये भी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। मतलब जो भी एटॉमिसिटी है नाइट्रोजन की यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो यू विल गेट दी बैलेंस रिएक्शन फॉर इनफैक्ट नाइट्रोजन एटम ऑल्सो। सो ऐसे केस में हम आराम से इन फॉर्मूलाज को यूज करके बैलेंसिंग कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझने में से ज्यादा इसको याद करना पड़ेगा। एक को याद कर लो, बाकी का थोड़ा शॉर्टकट दिमाग में लगा लो कि यहां पर -Z/2 करना है और यहां पे +Z/2 करना है, और बस सब कुछ सेम है। ये दिमाग में रखना है बच्चा। अगर आपने ये कर लिया तो फॉर श्योर तुम्हारा एग्जाम में 100% 4 से 5 मिनट बच जाएगा। और 4 से 5 मिनट पता है क्या होता है, आपको 0 से हीरो बना सकता है, राइट। सो इसलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एग्जामिनेशन हॉल पल पल काउंट करते हैं अपन, तो इसलिए हमें ये सारे शॉर्टकट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो बहुत सीरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, वो करके जाते हैं, ताकि वहां पर हमें स्ट्रगल ना करना पड़े। वहां पे मुझे स्टड नहीं बनना भाई, वहां पे मुझे प्रो नहीं बनना कि भाई साहब मुझे तो बैलेंसिंग खुद से करनी है, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। समझदारी से काम लेंगे, है ना। और अपन अकल बड़ी या भैंस, तो आंसर है अकल, राइट। भैंस को नहीं लगाएंगे दिमाग में वहां पे। अपन इसको क्या करेंगे, सब स्टडी टेबल पे, जहां पे भी मैंने बोला इसके लिए जगह बनाना है, इसके लिए जगह बनाना है, वहीं पर इसको भी लिख के बगल में ही लगा लेना आराम से। जब भी कभी एक बार उठो कहीं से देखो तो एक बार जाकर देख लेना, माइंड में इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ तुम्हारा जो थ्योरी था इस पार्ट का, वो मैंने खत्म कर दिया है। अगले क्लास से हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस होंगे, या नहीं तो जो मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे होंगे, या जो स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम ले रहे होंगे, और बहुत मजे में उसको सॉल्व भी कर रहे होंगे सारे कंसेप्ट्स को यूज करके। तो प्लीज इसको रिवाइज कर लेना अगली क्लास में आने से पहले। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखना, मन से पढ़ाई करो, फोड़ देना है जेईई नीट और वॉट एवर एग्जाम्स यू आर लुकिंग फॉर। तुम्हारा सुपर मास्टर इसी के साथ विदा लेता है। टेक केयर। और एक बात मत भूलो, माय क्लासरूम को 10 सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक कर दो, और साथ में वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, जस्ट बिकॉज जब बच्चे और भी तुम्हारे जैसे फ्रेंड हैं जो परेशान हैं आइडियोमेट्री को लेके, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों मेरे को बताते भी हैं प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। ये सब आपके लिए ही हम कर रहे हैं। टेक केयर बच्चों, बाय।